नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बड़ी कृपा की आपने बड़े महत्वपूर्ण प्रकरण पर विचार विमर्श का अवसर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, 9 घंटे तक 7 मजिस्ट्रेट जिनमें 3 महिलाएं हैं, उनको बंधक बनाकर रखा गया पश्चिम बंगाल में। सर, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? कैसे वहां पर चुनाव होंगे इन हालात में? ये कोई चीज नई नहीं है अंजू जी। आप इसके पहले देखें कि ये ममता बनर्जी की सरकार ने इसके पहले जो भी संवैधानिक संस्थाएं वहां गई हैं, सीबीआई बंधक बनाओ, फाइल एक छीन लो, ईडी गई वहां पे जाके बंधक बनाओ, घेराव कर लो। और अब तो इन्होंने हद ही कर दी। जुडिशियल ऑफिसर, जिसमें 3 महिला जुडिशियल ऑफिसर्स थी, एक 5 साल का बच्चा भी एक लेडी लेकर के गई थी, और उस बच्चे को भी इन्होंने पानी और खाने से वंचित रख करके वो पाप किया है। और कहती है कि जैसे बात ऐसी ठसक देख लीजिए इन लोगों की, जैसे मालूम पड़ेगा कि ये देव पुरुष है और देवी देवता है जो आसमान से सीधे उतर के आए हैं। हमको नहीं मालूम था। ममता दीदी की बेशर्मी तो ये देखिए, हमको कुछ पता ही नहीं था। बंगाल की पुलिस बहुत ही काबिल पुलिस है और हिंदुस्तान की वन ऑफ द ओल्डेस्ट पुलिस फोर्सेज है। उनके इंटेलिजेंस की इतना स्ट्रक्चर्ड है। आप ये कहिए जैसे क्रिकेट में बॉल बाय बॉल कमेंट्री होती है, मिनट बाय मिनट की खबर वो सीएम को और सभी अफसरान को देते हैं। लेकिन बेशर्मी की इंतहा यही है कि उन्होंने कहा हमें कुछ पता ही नहीं, तो काहे बात की तनख्वाह आप ले रही हैं? आप इस्तीफा दीजिए, घर बैठिए अपने। इतना जुल्म आपको करने की जरूरत नहीं है। मालदा जिला सीमा से 165 दूर है, 165 किलोमीटर बांग्लादेश की सीमा से दूर है। और जिस तरीके के आपने लोगों को घेराव करते हुए देखा, जिस तैयारी से वो आए थे और जिस बेहयाई के साथ और गुंडागर्दी करके उन्होंने गाड़ियों पे पथराव किया, पत्थर मारे, गुम्मे मारे, और जिस तरीके से उनका स्टाफ चुटैला हुआ, ये सब चीज तो यूट्यूब पर भी आज सब आप देख सकती हैं। और इस हिंसा के तांडव के बाद इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसा मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा, जीवन में, कि चीफ जस्टिस रात को 2 बजे जग करके कोशिश करते हैं कि डीएम से बात हो जाए, एसएसपी से बात हो जाए, चीफ सेक्रेटरी से बात हो जाए, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से बात हो जाए। कोई बात नहीं कर रहा था, सब भूमिगत हो गए थे। मैं भारत सरकार से चाहूंगा कि इस डिक्लेरेशन ऑफ ड्यूटी, यह जो भूमिगत होना है पुलिस के बारे में, तो यह है पुलिस एक्ट में कि आप 24 घंटे ड्यूटी पर हैं। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जग करके आपसे बात करना चाहते हैं, आप नशा कर रहे थे, अफीम खा के बैठे थे, आपकी गैर जिम्मेदाराना, इस पे इनका डिसमिसल होना चाहिए। और जो 50 साल से ऊपर, उनका कंपल्सरी रिटायरमेंट होना चाहिए। मैं ये चाहूंगा कि कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी भारत सरकार है, अब क्यों पर बात कर रहे हैं? प्रेसिडेंट रूल तो 2021 में ही लग जाना चाहिए था कि जिन्होंने निर्वाचन नहीं किया वो भाग गए दूसरे जनपदों में, दूसरे प्रदेशों में। तो तत्कालीन गवर्नर धनखड़ साहब वहां उनसे आसाम में मिलने गए थे। और इस तरीके की गुंडागर्दी हो रही, तब भी प्रेसिडेंट रूल 2021 में ही लग जाना चाहिए था, तब नहीं लगाया, अब भी नहीं लगाया। ये एक मौका चूक गई भारत सरकार। जब मुख्य न्यायाधीश कह रहा है कि हम किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के ब्रेकडाउन का इससे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण क्या हो सकता है? ज्वलंत प्रमाण। डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी भूमिगत, घेरे हुए हैं जुडिशियल ऑफिसर्स को, इंक्लूडिंग लेडी ऑफिसर्स। गुंडागर्दी हो रही है। और ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा पोलराइज स्टेट है पूरे भारत में, यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा। और सुप्रीम कोर्ट के सामने जो हिंसा का तांडव हो रहा है और कार्रवाई का न होना, 3:30 बजे से 1 बजे रात तक जो हिंसा हुई है और जिस तरीके की गुंडागर्दी हुई है, मैंने अपने कैरियर में नहीं देखा और अपने जीवन में नहीं देखा। और उसके बाद बेशर्मी का आलम देख लीजिए। वो सब बीजेपी का गुंडा है। बीजेपी का गुंडा तो पकड़ते क्यों नहीं हो? कहीं का गुंडा हो, आसमान से थोड़ी आया। पकड़ना किसी को है नहीं। बातें जो है तुम उल्टी सीधी ऊल जलू, लगता है जैसे अफीम खा के बात कर रहे हैं। बीजेपी का गुंडा है तो पकड़ो ना। किसने कहा कि बीजेपी का गुंडा पकड़ा नहीं जा सकता है? बीजेपी का हो, सीआईए का हो, केजीबी का हो, तुम्हारा हो, तुम्हारे ससुराल का हो, पकड़ के तुमने क्यों नहीं सुना? क्योंकि तुम्हारे बस का नहीं है, क्योंकि तुम बराबर के हिस्सेदार हो इस गुंडागर्दी में। अब यहां पे बात आती है, देखिए जो गुंडागर्दी है, अब जाकर के 35 गिरफ्तारी हुई, जब सुप्रीम कोर्ट का हंटर चला है बड़े कायदे से। 35 की गिरफ्तारी हुई है और 19 मुकदमे लिखे गए हैं। इनको ये नहीं मालूम है कि जिस महिला आईपीएस अफसर को इन्होंने चार्ज दिया है एनआईए की जांच करने का, ये नागालैंड काडर की है। आप जरा इसका देख लीजिए, इसने चरमपंथियों के साथ AK-47 से मोर्चा लिया है। जरा इसकी प्रोफाइल आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा। अब इनको आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। ये समझ रहे हैं कि महिला अफसर आई है सोनिया सिंह।
लेकिन अगर यूट्यूब पे आप इसका प्रोफाइल देखें आपको मालूम पड़ जाएगा। ये वाकई जो है एक तरीके से ये भवानी है, और ये किसी को निष्पक्ष जांच करेगी, सही जांच करेगी। लेकिन 19 केसेस में जो ये आया है, सबसे पहले नाम आता है मुफक्करुल इस्लाम। मुफक्करुल इस्लाम ये एसोसिएटेड है, और दूसरा नाम आया है सबीना यस्मिन, ये मिनिस्टर भी है और टीएमसी की नेता है। मुफक्करुल इस्लाम जो है ये भी बताया जाता है कि दल दूसरा है, लेकिन ममता के साथ इनकी फोटो कई बार खींची और एक साथ इनका जो है प्रमाण भी मिला। अब आइए बात इसकी, जो गुंडागर्दी इन्होंने की, कितने लाखों के वोट निरस्त हो रहे हैं नाजायज बांग्लादेशियों के, सारी पीड़ा तो है वहीं। और सारी पीड़ा यही है कि एक एक सीट, एक एक वोट को लेकर के ममता जो है लड़ी चली जा रही है। और इन्होंने कहा कि सारा हुकूमत जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास चला गया है। इलेक्शन कमीशन के पास नहीं गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 केस लॉस में पूरी व्यवस्था दी है, टीएन सेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड दूसरा एमएस गिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसने व्यवस्था दी है कि ईसी के पास प्रशासन नहीं जाता है, ईसी केवल लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित करता है कि सभी राजनीतिक दल, इंडिपेंडेंट से लेकर सभी राजनीतिक दल एक प्लेटफॉर्म पे रहें, कोई भेदभाव ना हो, केवल इतना। कानून व्यवस्था हर चीज से सुचारू रूप से चलती रहे, ये जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है। मशीनरी वही है, सबकी तनख्वाहें जा रही हैं, सब ड्यूटी कर रहे हैं। ये कह देना कि हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं और सब इलेक्शन कमीशन कर रहा है, इससे ज्यादा लचर, अपंग, अपाहिज बहाना मैंने देखा नहीं। गुंडागर्दी करने में कोई अपाहिज नहीं है। गुंडा करने में छत चढ़ करके गुंडागर्दी करेंगे, पत्थरबाजी करनी हो, महिला अफसरों को बंधक बनाना हो, बच्चों को बंधक बनाना हो। मैं ये चाहूंगा कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, और इसमें जांच होनी चाहिए और यूएपीए के सेक्शन लगने चाहिए, क्योंकि इसमें मुझे पूरा विश्वास है कि नाजायज बांग्लादेशियों का हाथ है। और चूंकि नाजायज बांग्लादेशियों का हाथ है, इसलिए बाकी सुसंगत धाराएं जो भारतीय न्याय संहिता की आप लगाएं सो लगाएं, लेकिन अंजू जी यूएपीए का लगना बहुत जरूरी है। और क्योंकि बंगाल की बात है, मैं नहीं जानता हूं कि एनएसए ये लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे सोनिया सिंह, लेकिन यूएपीए और बाकी धारा अगर लगा करके इनके अच्छी तरीके से खातिर तवाज़ो हो जाए तो ये भूल जाएंगे इनकी गुंडागर्दी। इनकी एक तो मालदा में जो डेमोग्राफिक चेंजेस हुआ है पिछले 10 सालों में, वो भी चिंता और भयाक्रांत है। मालदा में पहले भी बड़ी हिंसक घटनाएं हुई हैं। अगर आप विकिपीडिया पे जाएं और देखें कम्युनल टेंशंस इन मालदा डिस्ट्रिक्ट, तो उसकी पॉपुलेशन के डेमोग्राफिक चेंजेस आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखिएगा कि वहां पर हिंसक घटनाओं की एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से वहां पर हिंसात्मक घटनाएं हुई हैं, लेकिन वहां पे बद इंतजामी का होना, वहां पे किसी का पहुंचना नहीं। आप ये देख लीजिए, ये हिंसा 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे तो चली नहीं। यानी चीफ जस्टिस को दिल्ली में खबर हो गई, चीफ जस्टिस जग करके घंटों कोशिश कर रहे हैं, और वहां लोकल थाने की पुलिस, एसीपी, डीसीपी, डीएम, एसएसपी सब जो है बिल्कुल अंडरग्राउंड हो गए। तो हमारे कॉन्टेक्ट रूल्स ये कहते हैं कि ऐसे मौके पर अगर नहीं पहुंचे, इनका डिसमिसल होना चाहिए। कायरता और कर्तव्य के प्रति उदासीनता, डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी, इसको कहते हैं क्रिमिनल नेग्लिजेंस एंड डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी। सामान्य लापरवाही नहीं है, ये क्रिमिनल है। और चूंकि क्रिमिनल है, इसलिए अंजू जी थानाध्यक्ष से लेकर के ऊपर तक एसएसपी का तो डिसमिसल होना ही चाहिए। और डीआईजी, आईजी को भी अगर मालूम था, नहीं मालूम था, उन्होंने भी अगर किसी को नहीं कहा, उनकी भी संलिप्तता है, सस्पेंशन उनका होना चाहिए। तो एसपी तक तो सस्पेंशन होना ही चाहिए, और इनके ऊपर डिपार्टमेंटल एक्शन, और इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई हो जिससे कि ये याद रखे कि इनके ऊपर कुछ कार्रवाई हुई। वरना आपका शांतिपूर्ण इलेक्शन के मुझे बहुत ज्यादा, क्योंकि इलेक्शन सर पे है बंगाल में, कुछ ही दिन बाकी हैं, और अगर ढुलमुल रवैया रहा तो फिर आगे। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि अब सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद केस को एनआईए को दे देना। अब आप इसके दूरगामी परिणाम समझ लो जी। एनआईए की जांच में जब जांच होगी तो ये भी बात आएगी कि थानाध्यक्ष क्यों नहीं आए, एसएसपी लाइन पे क्यों नहीं आए, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लाइन पे क्यों नहीं आए, डीजीपी क्यों नहीं आए, और मुख्य सचिव क्यों नहीं आए। और अगर एनआईए ने चार्जशीट इनको कर दिया, इन सभी वरिष्ठ तथाकथित वरिष्ठ अधिकारियों, क्योंकि मैं इनको वरिष्ठ नहीं मानता हूं, मैं इनको बिल्कुल अपंग और अपाहिज मानता हूं, और कलंक है ये सर्विसेज के ऊपर, आईएएस आईपीएस के ऊपर। अगर एनआईए ने चार्जशीट कर दिया, जो कि मैं समझता हूं कि बिल्कुल करेंगी, एनआईए करेगी, तो ये मान के चलिए इनका करियर हो जाएगा चौपट, और करियर खत्म हो जाएगा। मुझे तो ये भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनका डिसमिसल वगैरह भी बड़े अफसरों का हो जाए, क्योंकि इससे ज्यादा क्या हो सकता है। अब आप चीफ जस्टिस से ऊपर तो माननीय हमारी महामहिम
द्रौपदी मुर्मू जी फोन करे, मोदी जी फोन करे, और तो कोई बचा नहीं। बिल्कुल। आप किसके हुक्म पे चल रहे हैं? और ये जो कहिए जो हमारी लाल किताब लेके संविधान 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 करते हैं, ये संविधान की धज्जियां नहीं उड़ गई, संविधान मर नहीं गया। बंगाल में वास्तव में संविधान की धज्जी धज्जी इन्होंने तार तार कर दिया संविधान को। जिस तरीके से इन्होंने कानून के एक एक संविधान के एक एक छंद को जिन्होंने सत्यानाश किया है, इनकी जवाबदेही। लेकिन जो संविधान की लाल किताब लेके चलते हैं, क्या आपने उनके मुंह से कोई एक आलोचना का शब्द सुना है? किसी तरह की कोई इनकी भर्त्सना की है? तो अब संविधान जो है वो बड़ा प्रशस्त कर रहे हैं वहां टीएमसी वाले। और ये कौन है, हमारे मुफक्कुल इस्लाम, तो ये संविधान को बहुत मजबूत कर रहे हैं इनकी आपराधिक गतिविधियों को लेकर के। लेकिन जो मौन व्रत है, स्टालिन, जी। राहुल गांधी और इस तरीके के लोग जो हर चीज में संविधान की दुहाई देते थे, अब संविधान की बात कहां चली गई? केस लॉ मैंने आपको दो बताए हैं, टीएन सेशन और एमएस गिल वाला। इसके बाद बिल्कुल स्पष्ट है कि वो सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए हैं, वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं है। और सर। इंटेलिजेंस मैं भी जानता हूं कि इंटेलिजेंस के कई एस्पेक्ट होते हैं। पहला एस्पेक्ट है यस्टरडे क्या हुआ, यानी बीता हुआ कल, आज क्या होने की संभावना है, और कल क्या होने की संभावना है। और एक एक मिनट की खबर मुख्यमंत्री, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी को और संबंधित अधिकारियों को इंटेलिजेंस देती रहती है। तो अंजू जी ये कहते हैं कि हमें कुछ मालूम नहीं था, ये पूरी तरीके से अविश्वसनीय है। और सुप्रीम कोर्ट की इतनी तल्ख टिप्पणी के बाद मैं वाकई नहीं समझ पा रहा हूं कि इनको डिसमिसल क्यों नहीं किया गया। अब इसके दो कारण हो सकते हैं कि अगर डिसमिसल किया तो ममता को बहुत राजनीतिक लाभ मिल सकता है कि विक्टिम, क्योंकि हमें तो बर्खास्त कर दिया, क्योंकि ड्रामेबाज तो अव्वल दर्जे की है। ये सुप्रीम कोर्ट ही पहुंच गई थी। आप याद करें, ये तो काला कोट पहन करके सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए थे। और सुप्रीम कोर्ट में हालांकि इनको जरूरत नहीं थी अपनी बहस करने की, लेकिन नौटंकी करने के लिए इन्होंने जाकर के फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उनका औचित्यपूर्ण नहीं था। क्योंकि अगर वाकई अपना केस वो बहस कर रही थी, सबसे पहले अपने वकील जो भी रहे हो, कपिल सिब्बल रहे जो हो, उनसे वकालतनामा वापस ले लेना चाहिए था। वकालतनामा वापस लिया नहीं, खुद जाके खड़ी हो गई। तो वहां भी सुप्रीम कोर्ट में जैसे बंगाल में मनमानी तरीके, तो सुप्रीम कोर्ट भी मनमानी तरीके से। सर, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना कि चुनाव आयोग चाहे तो सीबीआई से जांच करवा ले या एनआईए से करवा ले। एनआईए ने जब मोर्चा संभाला है सर, सोनिया सिंह जी वहां पहुंच चुके हैं, तो क्या आपको लगता है कि सीमा पार से भी इसके तार जुड़े हुए हैं? क्योंकि घुसपैठे हैं, रोहिंग्या है, इनका कनेक्शन तो बांग्लादेश से है ही। और अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश में एलईटी का एक कमांडर था शब्बीर अहमद लोन, वो भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था, बॉर्डर पर पहुंचा था। तो आपको लगता है कहीं कोई कनेक्शन है जो आगे चलकर सामने आएगा कि इनको वहां से किसी ने गाइड किया ये सारा रायता फैलाने के लिए? देखिए, संभावना की बात कीजिए, मालदा की दूरी बांग्लादेश सीमा से केवल 165 किलोमीटर। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं, और इन लोगों ने जिन्होंने घेराव प्रदर्शन किया है उसमें बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक और रोहिंग्या। तभी तो ये इस लोगों की जब वोटर लिस्ट कट रहा है तो मिर्ची लगी हुई है सबके, क्योंकि इनका सुपड़ा साफ होना साफ दिखाई पड़ रहा है। और चूंकि सुपड़ा साफ होना दिखाई तो मरता क्या न करता। तो इसकी पूरी संभावना है कि अक्रॉस द बॉर्डर इनकी फंडिंग, इनका मैनेजमेंट और इनको रसद और इनको खाद पानी वहां से उपलब्ध हो रहा हो। और चरमपंथियों की वरना आप देखें, मैं चाहूंगा कि एक बार आप और अपने दर्शकों को वो वीडियो 1 मिनट का जरूर दिखाइए कि जहां ने भीड़ ने जाकर के, हिंसक भीड़ ने, और जिस तरीके की गुंडागर्दी कर रहे हैं। और ये जरा पूछिए कि लोकल पुलिस, हमें तो लगता है कि एक एक सिपाही वहां से, सिपाही से लेकर के जो भी वहां का सीनियर मोस्ट ऑफिसर है, वो बिल्कुल भूमिगत हो गया। ये सादे कपड़ों में जाके वो भी धरना प्रदर्शन में शामिल हो गया। इसकी एक एक चीज की अगर एनालिसिस की जाए तो अंजू जी आपको चौंकाने वाले तथ्य, और इससे ज्यादा आपको कंफर्मेटरी एविडेंस और प्रूफ नहीं मिलेगा कि इतना कुछ घंटों घंटों होता रहा। और चीफ जस्टिस आपके 3:30 बजे रात से 2 बजे रात से 1 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक बात करने की कोशिश करते रहे, किसी ने बात नहीं की। रात को 2 बजे हमारे चीफ जस्टिस जग करके लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और सब चादर तान के घी कान में तेल डाल करके सो रहे हैं। सो नहीं रहे थे, जानबूझ करके उन्होंने कॉल नहीं लिया, क्योंकि उनको यही इंस्ट्रक्शंस ममता के होंगे कि तुम फोन लेना मत। और हम कह देंगे हमें कुछ पता नहीं है। उनको ये नहीं मालूम कि इन्वेस्टिगेशन में जब बात खुलेगी, और मैं चाहूंगा सोनिया सिंह को मेरा आह्वान होगा कि आज कर्तव्य के उपकार पे आज बंगाल कुर्बानी मांग रहा है। आज बंगाल कुर्बानी मांग रहा है। जिन जिन ने संविधान की बहुत जो दुहाई देते थे, आज संविधान के मानक पर जो भी जिसने भी काम किया, मैंने आज चैनल पे कहा था
बीजेपी के प्रवक्ता से कि आप लोग दरअसल इतने ज्यादा डरपोक हो चुके हैं कि आपके बस का हमें लगता है कुछ है व नहीं। अब बंगाल कुर्बानी मांग रहा है, ये मत देखिएगा कि मुख्यमंत्री दोषी हैं तो उनके खिलाफ चार्जशीट नहीं जाएगी। जो भी दोषी हो, सिपाही से लेकर मुख्यमंत्री तक, किसी को कानूनी इम्यूनिटी नहीं मिलती है। लगाइए चार्जशीट, भेजिए जेल, इनका कराइए कन्विक्शन फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल के पॉलिटिकल करियर कर दीजिए खत्म। ये बहुत दिन गुंडागर्दी कर ली इन्होंने, और जितनी गुंडागर्दी की है आप 2021 में राष्ट्रपति शासन लगा सकते थे, नहीं लगाया। आपने एक तरीके से राक्षस को और बड़ा और मजबूत होने की आपने अवसर दिया। आज भी आपने नहीं किया जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गुहार कर रहा है। अब इससे ज्यादा दयनीय स्थिति क्या हो सकती है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी एसएसपी, डीएम, डीजी और चीफ सेक्रेटरी से बात नहीं कर पा रहा है, और मुख्यमंत्री महोदया कह रही कि हमें कुछ पता ही नहीं है। तो लानत है ऐसी थर्ड क्लास मुख्यमंत्री के ऊपर। जी अंजू जी। सर बहुत ही शर्मसार घटना है। आप ये सोचिए सर, जैसे आपने 2021 का जिक्र किया, 2021 में किस तरह से इन्होंने हिंदुओं के घरों को फूका था, जलाया था, मारपीट की थी कि असम में उनको जाकर शरण लेनी पड़ी थी। महिलाओं के साथ क्या हुआ था, और तब भी सीबीआई की जांच कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद की गई थी। ममता बनर्जी ने वो जांच नहीं होने दी थी। और अब आप सोचिए, ऐसा राज्य सर, बॉर्डर स्टेट, जहां पर न्यायिक अधिकारी, मजिस्ट्रेट, उनको बंधक बनाकर रखा गया है। सर आम जनता का क्या होता होगा बंगाल में, आप सोचिए। और मेरे कानों में तो उन महिला अधिकारी की आवाज गूंज रही कि मेरे बच्चों का ख्याल हाई कोर्ट रखे। वो गुहार लगा रही थी, उनकी आवाज देखिए कैसी थी। आप उससे अंदाजा लगाइए मंजर क्या रहा होगा आसपास का। और ममता बनर्जी कान में रुई डाल के सो रही थी। तो सर सीधे सीधे डिसमिस होने चाहिए जितने भी आला अधिकारी हैं जो जिनसे बात ही नहीं कर पा रहे थे सीजीआई। अब सोचिए, ऐसा भी राज्य है हमारे देश में। ऐसा अंधेर गर्दी मैंने कभी देखी नहीं, और भगवान न करे कि यह दुर्दिन किसी भी राज्य को देखने पड़े। यह सरासर गुंडागर्दी है, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। और मैं चाहता हूं कि बंगाल अब कुर्बानी मांग रहा है, और सोनिया सिंह अगर गई है, मुझे पूरी उम्मीद है कि एक गांठ की चार्जशीट देके इनका कराए फास्ट ट्रैक कोर्ट। मेरा कोई प्रतिशोध नहीं है, मेरा किसी से बैर भाव नहीं है, लेकिन एक सच्चा भारतीय नागरिक होने के नाते मैं यही चाहता हूं कि अब बंगाल कुर्बानी मांग रहा है। बंगाल की पवित्र भूमि पर जो पाप हुआ है, महिला, एक मां अपने बेटे के लिए करेगी हम हाईकोर्ट हमारे बच्चे की रक्षा करें, इससे ज्यादा मार्मिक अपील क्या हो सकती है। चुल्लू बदपानी में डूब मरना चाहिए वहां के पुलिस प्रशासन को, सामान्य प्रशासन को। लानत है ऐसे लचर और अपाहिज प्रशासन को। सर आपको याद होगा भी हाल ही में चुनाव आयोग ने वहां पर 173 पुलिस स्टेशन में तबादले किए थे, वहां के एसएचओ हेड को बदल दिया था। उसके बावजूद भी आप सोचिए कि पूरा का पूरा आवा तो ऊत नजर आ रहा है ना, यहां से वहां भेज दो, हैं तो सारे के सारे ममता के आदमी। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा लगता है ममता के इशारे पर काम करता है। वरना क्यों ये आला अधिकारी 9 घंटे तक ये तमाशा होता रहा और वहां पर नहीं पहुंचे। आप सही कह रही हैं कि वही कि एक नागनाथ को हटा के सांपनाथ लिया, सांपनाथ की जगह कोबरानाथ को लिया, कोबरानाथ की जगह करेटनाथ, करेटनाथ की जगह अजगरनाथ, है सब वही। एक तरीके से जब आपने देखा होगा, होता क्या है कि एक ही जिले में, मान लीजिए मालदा में 40 पुलिस स्टेशन है। मैं एक अंदाज बता रहा हूं, अगर मान लीजिए एक पुलिस स्टेशन ने नहीं सुना तो दूसरा सुन लेता। लेकिन 40 पुलिस स्टेशन बिल्कुल एक तरीके से मूक दर्शक बने हो, सारे डिप्टी एसपी मूक दर्शक बने हो, सारे अधिकारी मूक दर्शक बने हो, और वहां पर जितने भी सब मूक दर्शक बने हैं, और किसी में इतना साहस नहीं थे कि जाके सीधे हस्तक्षेप करे। मुझे याद आ रहा है वही जैसे अतीक ने लखनऊ में गेस्ट हाउस कांड किया था, तो सब मूक दर्शक हाथ के हाथ धरे बैठे थे। लगभग वैसी स्थिति जहां पर उत्पन्न की थी। तब भी गुंडा राज्य था उत्तर प्रदेश में, और ये भी उससे बड़ा गुंडा राज्य है। सर मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि ममता बनर्जी के शासनकाल में ईडी के अधिकारी संदेश खाली पहुंचे थे, उन पर हमला हुआ, सीबीआई की टीम को बंधक बनाकर रख लिया, सीबीआई के दफ्तर के बाहर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई। अभी हाल ही में आईपैक के दफ्तर में जब छापा मारा था ईडी ने, तो ममता बनर्जी उस वक्त अधिकारियों के सामने लाल रंग की फाइल लेकर दौड़ गई। सर इतना सब कुछ हो गया, कब तक बर्दाश्त किया जाएगा ममता बनर्जी को, कोई सीमा तो होगी। अंजू जी 2021 में ही इनका हिसाब हो जाना चाहिए था। ये पाप का घड़ा बहुत पहले भर चुका था, और ओवरफ्लो तभी कर चुका था 21 में। क्या मजबूरी है राजनीतिक मित्रों की मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाल इलाज बिना छोड़े हुए अब बंगाल कुर्बानी मांग रहा है, और हो जाना चाहिए था। आपकी पीड़ा एक सच्चे भारतीय होने के नाते मैं समझ रहा हूं। वास्तव में काली मां कृपा करे बंगाल के ऊपर, वो मातृशक्ति का प्रांत है, और जल्दी से जल्दी मां काली दुख और कष्ट हरण करे बंगालियों का।
सर जो बॉर्डर लगता है बांग्लादेश के साथ, जहां फेंसिंग होनी है, जहां बीएसएफ तैनात रहती है, आए दिन कैसी घटनाएं, कैसी खबरें आती हैं, कैसे पैसा वहां से लिया जाता है, फंडिंग आती है। आप देखिए वहां पर नदी के रास्ते कैसे पशुओं की तस्करी की जाती है, ये सारी खबरें आती हैं। लेकिन ममता बनर्जी उस इलाके में फेंसिंग होने ही नहीं दे रही है, जमीन ही नहीं दे रही है। आप सोचिए, कोलकाता हाईकोर्ट को ऑर्डर पास करना पड़ा था, उसके बाद भी वो जमीन आज तक नहीं दी गई है। तो फिर आप सोचिए ममता बनर्जी इस देश के संविधान के हिसाब से चल भी रही है या नहीं। ममता का तो निहित स्वार्थ है कि अगर फेंस लग जाएगी तो कैसे इन्फिल्ट्रेशन होगा, कैसे उनका जो कॉमर्स और वो जो है नाजायज कमाई कैसे होगी, वो फिर कैसे गौ तस्करी और वो सब गोरख धंधे चलेंगे। गोरख धंधे चलने के लिए जरूरी है कि फेंसिंग ना हो, और इसीलिए जमीन नहीं दिया। ये तो बिल्कुल सही कि जिस दिन फेंसिंग लग जाएगी तो ममता का आधा व्यवसाय और आधा वोट बैंक तो वहीं समाप्त हो जाएगा। सारे इनकी जो गुंडागर्दी है बहुसंख्यक के ऊपर, और यही अगर हालात रहे तो बहुत जल्दी बंगाल जो है वो कश्मीर हो जाएगा, और हिंदुओं की दशा कश्मीरी ब्राह्मणों की तरह होने वाली है बहुत जल्दी। अगर एक दो इलेक्शन ऐसे ही हो गए तो आप देखिएगा कि जो दयनीय स्थिति वहां पर है और ज्यादा दयनीय हो जाएगी। सर घर घर में जाकर तृणमूल कांग्रेस के नेता लोगों को धमका रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल है जहां पर सरेआम कहा जा रहा है कि अगर आपने बीजेपी को वोट दिया तो चुनाव के बाद देखिएगा आपका क्या हाल कर देंगे, 2021 भूल गए। ये धमकियां दी जा रही हैं। तो बस ठीक है, मैं चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन के नेतृत्व में पैरामिलिट्री फोर्स या जो ये नेता जा रहे हैं इनको सबको उठा लें और यूएपी में बंद करके इनको भेज दें। कहाँ, कोयम्बटूर की साइड में या असम की साइड में, कुछ दिन वहां रोटी तोड़े। काफी दिन माछ भात खा लिया इन्होंने, अब कुछ दिन वहां जाए असम। एक तरीके से अगर करना चाहे, हम लोगों ने भी की। इस तरीके के असामाजिक और आपराधिक तत्वों को उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि कहीं कश्मीर ले जाकर के बंद कर दें, और उसके बाद जब वहां पर कश्मीर की वादियों में हसीन वादियों में रहेंगे और जब जाड़े के मौसम देखेंगे तो उनको आटे दाल का भाव वही मालूम पड़ जाएगा। लेकिन और ज्यादा नहीं, हर जिले से 50 गिरफ्तार कर ले, मुश्किल से 2-3 हजार की गिरफ्तारी होगी। कुछ को वहां रखे, कुछ को दाएं कर दे, इनका गिरोह तोड़ दे। लेकिन प्रिवेंटिव अरेस्ट बहुत जरूरी है, और प्रिवेंटिव अरेस्ट हर इलेक्शन के पहले की भी जाती है। हम लोगों ने किया है, हजारों की तादाद में बंद किया। कोई स्कूल कॉलेज खुलवा दिए 3-4, पूर्वी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी को पूरब, बुंदेलखंड वालों को सेंट्रल, सेंट्रल वालों को बुंदेलखंड। इनकी सारी गुंडागर्दी खत्म हो जाती है। सर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये बहुत ही सुनियोजित तरीके से किया गया है और हमको पता है किसने किया। जब सुप्रीम कोर्ट ने टीका टिप्पणी की सर, तो आपको क्या लग रहा है, क्या इन लोगों के इरादे बेहद खतरनाक थे? अगर समय रहते संभाला नहीं जाता तो क्या ये इन सब की हत्या करने के चक्कर में थे, जलाने के चक्कर में थे? गाड़ियों को क्या करने की मंशा इनकी हो सकती है सर? क्योंकि अगर ये सुनियोजित था सर तो सिर्फ पत्थर मार कर तो ये खामोश नहीं होते ना। मैं तो भयाक्रांत हो जाता हूँ सोच करके कि इस सुनियोजित हिंसक भीड़ क्या क्या कर सकती थी। जितना कर सकती थी, चूंकि इसका रिमोट आप समझती किसके हाथ में था। इस भीड़ का रिमोट किसी के हाथ में था, और एक एक पल की खबर उनको थी। क्या करें, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, लोगों से बात करना शुरू किया, तो चुट्टे का दिल गौरैया के से भी छोटा होता है। चुट्टे का दिल गौरैया से भी छोटा है, और तुरंत इनको मालूम पड़ेगा कहीं ऐसा ना हो कि वहीं से वहीं कहीं ऐसा ना हो गिरफ्तार करने। मैं चाहूंगा जो इसके रिंग लीडर्स हैं, चार्जशीट में उनका नाम आए, जेल जाए, और जेल में चक्की पीसे कम से कम। और जितने भी इन्होंने अपराध किए हैं, मैं धाराएं अभी तो नहीं बताऊंगा क्योंकि समय ज्यादा लग जाएगा, लेकिन 15 साल ये 20 साल की सजा और आजीवन कारावास तक की इनकी व्यवस्था हो सकती है। सर वहां पर सीएपीएफ की 500 कंपनियां तैनात की गई हैं। मौजूदा हालात में आपको लगता है कि फ्री और फेयर चुनाव हो पाएगा? लोग जिनको डराया धमकाया जा रहा है, क्या वो घरों से बाहर निकलेंगे वोट डालने के लिए? मैं समझता हूं कि इसकी संभावना है, थोड़ा प्रशासन को मेहनत करना पड़ेगा। आज की तारीख में गिवन कंडीशंस में नहीं हो पाएगा, जिस तरीके से भयाक्रांत कर दिया वहां की जनता को। लेकिन अभी थोड़ा सा समय है, और ये जो होता है, कुछ चीजें तो बहुत बुरी होती हैं, लेकिन उन काले बादलों कहते हैं देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग ऑन द डार्क क्लाउड। सिल्वर लाइनिंग ये है कि प्रशासन चेत जाए। और मैं अभी भी कहता हूं कि बंगाल अब कुर्बानी मांग रहा है, कुर्बानी मांग रहा है भ्रष्ट और निकम्मे अधिकारियों की, भ्रष्ट और अकर्मण्य पुलिस अधिकारियों की। उनको डिसमिस करें, और अगर 10 डिसमिसल हो जाते हैं तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा काम हो जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर ने एक पुलिस कमिश्नर को यह कहा कि तुम्हें किसने आईपीएस बना दिया, तो हमारे एक आईपीएस अफसर को बड़ी आपत्ति हो, ये आपने कैसे कहा? यानी पुलिस कमिश्नर अगर वहां पर चूड़ी पहन करके बैठा हो, और उसको अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह दे कि आप कैसे, किसने आपको आईपीएस बना दिया, तो बड़ी मिर्ची लग गई इनको। नाम भी बता दूं, नागेश्वर राव, जो खुद भी बड़े
बहुचर्चित अधिकारी रहे हैं, कभी सीबीआई के डायरेक्टर भी हुआ करते थे। उन्होंने खुली एक ट्वीट में लिखा, देखिएगा तो आपको बड़ी मिर्ची लगी, लेकिन जब ऐसे तत्व हैं जो आपराधिक तत्वों के लिए चट्टान की तरह खड़े हुए हैं उनके बचाव में, मैं वाकई नहीं समझ पाया कि ऐसी उनकी क्या मजबूरी थी, कौन सा उनको पैसा मिल गया। लेकिन अब तो मैंने ये भी सुना है गाली देने के पैसे मिलते हैं, फर्जी ट्वीट करने के पैसे मिलते हैं, प्रधानमंत्री को गाली देने के अलग पैसा मिलता है, योगी जी को गाली देने के भी पैसे मिलते हैं। तो ये हमें लगता है किसी न किसी के पेरोल में तो है। लेकिन आप ये देखें कि जो लाल किताब लेके जगह जगह नचनियों की तरह नाचते थे, सीढ़ी पे बैठ करके कॉफी वो गिलास में चाय पीते थे, अब उनके मुंह में दही जम गया। अरे लानत है तुम्हारी ऐसे दो कौड़ी पे। सर उनको अब कुछ नहीं बोलना है ना, क्योंकि उनका वोट बैंक भी तो वही है, वो जिहादी उनका वोट बैंक भी है, वो जमात के वोट तो उनको भी चाहिए सर। जिन जिन को इन घुसपैठियों के, रोहिंग्या के, जमात के वोट चाहिए, उन सबके मुंह में दही जम गया है। ममता बनर्जी अब किस तरह से, जो आपने भी जिक्र किया कि ये तो गुंडई जो है ये बीजेपी कर दे, गुंडे लेकर आती है बाहर से और ये गुंडागर्दी करती है, तो आपने सही कहा ना, पकड़ो ना उनको, डालो जेल में, पकड़ो तक जेल डालो, हाल खींच लो उनकी। आप दो बातें मैं और बताऊंगा। आपने जो बात कही है ना, उत्तम नगर में एक अनुसूचित जाति के लड़के की हत्या मुसलमानों ने कर दी, ये लाल किताब वाले एक नहीं आए, क्योंकि वोट बैंक इनका खसक जाता। इसी तरीके से गाजियाबाद में एक अनुसूचित जाति के लड़के ने एक मुस्लिम लड़की से प्रेम विवाह किया, तो उसके मुसलमान ससुराल पक्ष ने जाकर के बड़ी उसकी निर्मम हत्या कर दी। कल या परसों की बात है। एक ही लाल किताब वाला वहां नहीं गया कि एक दलित की इस तरीके से निर्मम हत्या की, क्योंकि वोट बैंक है। जिनके वो चरण चापत चरणामृत पीते हैं, उनके बारे में निंदा किस और आलोचना कैसे निकल सकती है? ये तो चरणामृत पीने वाले लोग हैं। अरे मुंह न खुलवाइए। लेकिन अब ये कि मन में ये आता कि क्या मैं इनसे कह दूं, इनके साथ पुष्पों में बिल्कुल एक तरीके से चौराहे पे खड़ा करके इनकी आदर सूचक शब्द प्रयोग करो। सर एसआईआर में उन सब रोहिंग्या के, उन सब घुसपैठियों के वोट कट रहे हैं, उसी से तो सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है। उनके सिर पर ही तो ममता बनर्जी नाचती रही हैं, उनके सिर पर ही तो वो दो दो बार चुनाव जीत चुकी हैं, और इस बार उनको समझ में आ गया है कि दाल गलने वाली नहीं है, तो ये सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और सर आपको हैरानी होगी, अभी पिछले हफ्ते खबर ये आई थी कि सीआरपीएफ जो वहां तैनात की गई है, उसके कुछ जवानों को इलेक्शन कमीशन ने सस्पेंड किया था, क्योंकि वो टीएमसी के दफ्तर में जाकर कैरम खेल रहे थे, कुछ इफ्तारी उड़ा रहे थे। उनको भी अपने चंगुल में ले लेते हैं टीएमसी वाले सर। उनके साथ ये भी खबरें थी कि पैसों का लेन देन भी किया इन्होंने। पैसों की तो कमी है नहीं, और सीआरपीएफ तो बड़ी अनुशासित थी, लेकिन इन्होंने वर्गलाने में कोई कसर छोड़ी नहीं। कोई न कोई कार्ड छोड़ करके इफ्तार की पार्टी की दे करके या दफ्तर में एसी लगवा करके कैरम खिलवा देना, अच्छा वो सस्पेंड हो गया। हमारे कॉन्डक्ट रूल्स में यह है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का आतिथ्य स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये मोटी बात है, मौलिक बात है कि हम किसी भी राजनीतिक दल की कोई सुविधा, कोई आतिथ्य, कोई तोहफा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वो एक कॉन्डक्ट रूल्स के खिलाफ है। क्यों किया इन्होंने? इनको भी डिसमिस होना चाहिए जो कैरम खेल रहे हैं। सर पिछले बार के चुनाव के बाद जब बहुत से लोगों की बातें सामने आई थी, उन्होंने यहां तक कहा था कि सीआरपीएफ के जवान हमको पोलिंग बूथ तक जाने नहीं दे रहे थे। तो मुझे तो कई बार लगता है कि क्या पता पिछली बार भी इन्होंने बहुत सारे लोगों को ऐसी लपेटे में ले लिया हो, इसी तरह से उनकी आवभगत की हो कि वो टीएमसी के गुणगान गा रहे थे, तभी लोगों ने शिकायतें की थी। क्योंकि तभी भी हुआ था कि अरे सीआरपीएफ के जवान क्यों टीएमसी की तरफदारी करेंगे। लेकिन इन घटनाओं को देखकर लगता है कि ऐसा हुआ होगा। और सर अब आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाना एकमात्र ऑप्शन है, या इस तरह के हालात में जहां पूरा आवा का आवा ऊत नजर आ रहा है, सर एक भी भरोसेमंद नहीं है? वरना कोई एक तो फोन उठाता सीजीआई का आधी रात को, किसी ने नहीं उठाया ना। तो ऐसे हालात में फेयर और फ्री चुनाव होते आपको दिख रहे हैं 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को? दो बात हमको दिखाई पड़ रही है कि क्या गवर्नमेंट डिसमिस होनी चाहिए, लीगल और मॉरल क्वेश्चन ये डिसमिस हो जानी चाहिए, लेकिन जो इसका राजनीतिक फॉल आउट होगा और दूरगामी परिणाम होंगे, पूरी सिंपैथी वे ममता के साथ आ जाएगी और उसको दोबारा प्रचंड बहुमत से वो दोबारा इलेक्शन जीत जाएगी। तो मैं तो नहीं समझता कि डिसमिसल अभी होगा, लेकिन ये सारी चीजें इकट्ठा हो रही हैं और कालांतर में इनके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। अगर इलेक्शन का परिणाम जो भी, या तो हार जाती है तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर जीत भी जाती है तो ये सब चीजें और ये कन्विक्शन एनआईए की चार्जशीट ममता को और एक दो कौड़ी के थाली के बैगन को अवसरवादी भ्रष्ट और अकर्मण अधिकारियों को बहुत भारी पड़ने वाला है। और जहां तक ये निष्पक्ष निर्वाचन की बात है, तो एक तरीके से पहले जो गलतियां हुई हैं, त्रुटियां हुई हैं, उससे नसीहत लेकर के कम से कम अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, सीसीटीवी आदि है, उसको लगा करके सुनिश्चित करें
कि अब किसी तरह की बूथ कैप्चरिंग, साइलेंट बूथ कैप्चरिंग या किसी तरह डराने धमकाने के काम ना हो। और जो डराना धमकाना कर रहा है, जैसे आपने बताया, घर घर जाकर कहते बीजेपी को वोट दिया, उन ऐसे लोगों को बंद करके उठा करके पूरे बंगाल से कम 2000 लोगों को उठा करके अगर आप भेज दें दक्षिण भारत, केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, असम, आप देखिएगा कि ये इलेक्शन बिल्कुल बड़े आराम से, पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से हो जाएगा। सर दिक्कत तो ये है ना कि सीमा पार जो बांग्लादेश है वहां पर आईएसआई ने जो जमावड़ा कर रखा है, उनकी नजर भी यहाँ के चुनाव पर है। वो भी नहीं चाहते कि वहां पर बीजेपी आए, वो भी तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में रहेंगे, क्योंकि अगर ममता आती तो उनकी वो आवाजाही घुसपैठियों की आसान रहेगी। वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और दूसरा सर, एनआईए जब जांच संभालती है तो क्या कोई टाइम बाउंड जांच पड़ताल होती है? जांच का तो वही टाइम बाउंड है जो बीएनएस ने और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में टाइम बाउंड दिया है। ये सारी जांचें जो है आपकी एक टाइम फ्रेम के अंदर ही पूरी करनी पड़ती है। अगर आपको कोई ऐसी अनिवार्यता है या आपको ज्यादा समय लग रहा है, जो कि लगेगा, तो आप कोर्ट से परमिशन लेकर के, ये सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन रहेगा, कोर्ट मॉनिटर रहेगा, आप लेकर कर सकते हैं। लेकिन सोनिया सिंह की प्रोफाइल एक बार देख लीजिएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो शायद बेस्ट चॉइस किसी की हो सकती थी तो सोनिया सिंह की है। सर उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द, अभी तो 35 लोग पकड़े गए हैं, इनमें जो बड़ी मछलियां हैं जिनके कहने पर ये पूरा का पूरा तांडव किया गया हिंसा का, वो पकड़ में आए चुनाव से पहले। तब तो समझ में आएगा कि वाकई वहां पर फ्री और फेयर चुनाव हो सकता है। क्योंकि अगर वो खुले में घूमती रही, लोगों को डराती धमकाती रही सर, तब तो पता नहीं लोग घरों से बाहर निकलेंगे वोट डालने के लिए नहीं। लेकिन एक बड़ी चुनौती है वहां पर चुनाव करवाना, और एनआईए की जांच सीजीआई की, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है। तो उम्मीद करते हैं बहुत जल्द नतीजे सामने होंगे। लेकिन आपने सर समय निकाला, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद अंजू जी, बड़ी कृपा। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।